आज हम देखेंगे ईट्स इंडिया एक्ट 1784 के विषय में, जिसको हम क्विट्स इंडिया एक्ट के नाम से भी जानते हैं। क्विट्स इंडिया एक्ट 1784 में 1784 में लाया गया। इस अधिनियम को लाने के पीछे ब्रिटिशर्स का क्या ऐसा रीज़न था जो इसे इस अधिनियम को लाया गया। 1773 में ऐसी क्या कमियां थी जिसके कारण उसमें इम्प्लीमेंट किया गया 1773 के अधिनियम में। क्विट्स इंडिया एक्ट नाम क्यों पड़ा? इसका नाम तो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम है, इसे हम क्विट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं। इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किए गए थे, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्विट्स इंडिया एक्ट संविधान के ऐतिहासिक बैकग्राउंड के बारे में जब हम देखते हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के विषय में जब हम जानना चाहते हैं, तो क्विट्स इंडिया एक्ट 1784 एक महत्वपूर्ण बिंदु है उसका। एक और क्विट्स इंडिया एक नाम तो है ही, इसके साथ ही साथ एक और नाम है इसका, कंपनी अधिनियम, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784। कंपनी का जो नियंत्रक बोर्ड है, जो नियंत्रित करने की उनकी पद्धति है, उसमें थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया। 1773 के अधिनियम में ब्रिटिशर्स को कुछ कमियां दिखी, तो इन कमियों को दूर करने का उन्होंने कई वर्षों तक प्रयास किया। अलग अलग उसके लिए उन्होंने अपना सुझाव रखा ब्रिटिश संसद में। जो वहाँ के संसद में जो बैठते थे, उन्होंने अपना मत लाया समय समय पर। ऐसे करते करते 10 वर्ष लग गए। 1780 आते आते तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री आ गए थे, विलियम पिट। 1780 के आसपास और उसके बाद के वर्षों में उन्हीं के कार्यकाल में इस अधिनियम को प्रस्तुत किया गया और इसका क्रियान्वयन किया गया। तो 1784 के वर्षों में यह अधिनियम पास हो गया। इस स्लाइड में मैंने उससे रिलेटेड चीज़ों का वर्णन किया है, तो इस स्लाइड को आप पढ़िएगा। इस अधिनियम को लागू करने के पीछे उनका यही रुझान था, ईस्ट इंडिया कंपनी अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने वाली कंपनी बने। वर्तमान में उसका लाभ प्रतिशत घट रहा था, वो बढ़े। कंपनी के अधिकारियों कर्मचारियों के मध्य जो मतभेद है वो कम हो सके। कर्मचारी कंपनी के प्रति अधिक जवाबदार हों। सबसे पहले तो ब्रिटेन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर गठित पहले से था ही, जिसके सदस्य जो थे अपना कार्य कर ही रहे थे। प्रशासनिक कार्यों का निर्धारण करने के लिए एक और नई बॉडी का गठन किया गया, जिसका नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसमें 6 सदस्य हुआ करते थे। अब कंपनी को 2 बोर्ड द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था। पहला है हमारा पहले से ही गठित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की टीम, और दूसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम, जिसका गठन किया गया 1784 के इस एक्ट में। राजस्व संबंधी कार्यों का निर्धारण करना इस बोर्ड का काम था, इसके अंदर आता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के गठन के अलावा जो गवर्नर जनरल की परिषद है, इसमें पहले 4 सदस्य हुआ करते थे। 4 सदस्य अपना मत देते थे किसी कार्य को संपादित करने के लिए। 2 सदस्य और एक गवर्नर जनरल की वोट प्राप्त हो जाती, वह कार्य संपादित हो जाता था। इस प्रकार से कार्य चलता था। पर यहाँ सदस्यों की संख्या अधिक थी, और अगर सदस्यों की संख्या अधिक है तो निश्चित है उनके बीच मतभेद होंगे, और मतभेद होंगे तो कार्य को संपादित करने में अधिक समय लगेगा। जो उनके उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति अधिक समय में होगी। गवर्नर जनरल के काउंसिल में सदस्यों की संख्या 1 घटा दी गई। अब काउंसिल में सदस्य 4 ना रह करके 3 रह गए। 3 सदस्य काउंसिल में थे और एक गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल को वीटो पावर प्राप्त था। उसके वीटो पावर के आधार पर एक सदस्य का वोट अगर मिल जाता है किसी विषय पर, ये दोनों पावर मिल करके उस कार्य को संपादित कर सकते थे। ये दोनों मत की वैल्यू इतनी थी कि वह ही कार्य संपादित होगा। भारत पे कंपनी का सबसे बड़ा अधिकारी गवर्नर जनरल हुआ करता था, और प्रेसिडेंसीज थी, मद्रास बॉम्बे प्रेसिडेंसी उसके अधीन तो आई गई थी, 1773 से ही आ चुकी है। कंपनी के अधिग्रहित जो क्षेत्र है, जहाँ पर कंपनी का अधिकार चल रहा है, या फिर कंपनी अपने कार्य को वहाँ पर अच्छे से नियंत्रित कर पा रही है, वो कंपनी के साथ ही साथ अब ब्रिटिश जो सरकार है, ब्रिटेन की जो सरकार है, ब्रिटिश आधिपत्य के क्षेत्र कहलाने लगे। तो यहाँ पर द्वैत शासन की प्रणाली अब यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। कंपनी के अंदर उत्पन्न भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए, कर्मचारी अधिकारियों को अधिक जवाबदार बनाने के लिए
कंपनी को अधिक से अधिक नियंत्रित करना चाहते थे ब्रिटिशर्स। और उस गवर्नर जनरल किसके लिए जवाबदार हुआ करता था, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इस प्रकार से प्रावधान किए गए, पर इस अधिनियम के आने से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मूल संविधान था उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ, कुछ नियमों में ही बदलाव किए गए। तो यह है इस अधिनियम के पीछे का कुछ तथ्य जिसे हम जाने तो ब्रिटिशर्स की विदेश नीति के बारे में हमें कुछ अनुमान प्राप्त हो जाता है। और जब हम संविधान पढ़ने जाते हैं तो यह पॉइंट तो एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि पिट्स इंडिया एक्ट के विषय में हम क्या जानते हैं। आज बस इतना ही, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।